वेलकम टू मेंटोरा क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी का पीवाईक्यू 2025 में आया हुआ टेस्ट सीरीज हमारी है एस। एक सीरीज को देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में 20 क्वेश्चन तक तो देख लिया था टेस्ट इसी पेपर का 2025 का। कल की क्लास में हमने देखा था 20 क्वेश्चन। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन 21 को देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा 2025 के अंदर पीवाईक्यू प्रीलिम्स के अंदर कि निम्नलिखित देशों में इस पे विचार करो कि ये देश दे रखे हैं कंट्रीज, इनमें से कितने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश हैं। इस उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का नाम मतलब क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी मतलब ये बात कर रहा है नाटो की है ना। तो जब नाटो की बात करें तो इसमें हुआ ये कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। तो ये वॉर क्यों चल रहा है, युद्ध क्यों चल रहा है? इसी के लिए कि यूक्रेन चाहता है कि इसकी मतलब संगठन की सदस्यता ले ली जाए, और रूस चाहता है कि ये यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य ना बने, इसलिए तो वॉर चल रहा है। तो ये करंट अफेयर का मुद्दा था। एक्चुअली हुआ ये था कि 2024 के अंदर एक स्वीडन, ये रहा इसमें ऑप्शन दे रखा, स्वीडन ये नाटो में सम्मिलित हुआ था। इसलिए इन्होंने एक 2024 में तो ये हुआ था, और 2023 के अंदर भी एक देश शामिल हुआ था जो कि फिनलैंड है, नाम फिनलैंड। तो ये दो देश शामिल हुए थे अभी लेटेस्ट में, तो इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन 2025 में पूछ लिया। हम सबसे पहले देखते हैं कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है। इसमें से कौन कौन सा देश है नाटो का सदस्य है, मतलब इसमें देखते हैं कि नाटो, इसको देखते हैं एक बार। नाटो की स्थापना देखते हैं सबसे पहले, कब हुई थी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1949 के अंदर, है ना, 1949 के अंदर। और इसका अब दूसरे नंबर इसका देखते हैं हेडक्वार्टर जो कि बेल्जियम के अंदर है, बेल्जियम, है ना। और बाकी इसमें अभी फिलहाल वर्तमान के अंदर सदस्य देश कितने हैं? इसमें सदस्य हैं जो कि टोटल अभी 32 देश सदस्य हैं वर्तमान में, ये स्वीडन और फिनलैंड जुड़ने के बाद में। इसको एक बार नाटो में और देखते हैं कि 2024 में कौन जुड़ा था? तो स्वीडन जुड़ा था, स्वीडन। और 2023 में कौन जुड़ा था? तो फिनलैंड जुड़ा था। फिनलैंड, है ना। तो ये अभी लेटेस्ट में तो यही जुड़े थे 2024 में और 2023 में। अब हम देखते हैं कि इसका ऑस्ट्रिया है वो सदस्य देश है या नहीं है। तो ऑस्ट्रिया देश है वो क्या है? इसका सदस्य देश नहीं है, नाटो का सदस्य देश नहीं है, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रिया है ना ये तटस्थ देश है। जैसे कि भारत कैसे तटस्थ है, तटस्थ, इसलिए नाटो का सदस्य तो नहीं है, न्यूट्रल है ऑस्ट्रिया। और रही बात बुल्गारिया, तो बुल्गारिया इसका सदस्य है, बुल्गारिया है। और क्रोएशिया नेक्स्ट लिया तो क्रोएशिया है। ये सर्बिया नहीं है इसका देश, क्योंकि ये भी कैसा है? तटस्थ है। तटस्थ का मतलब है ना तो नाटो के साथ जाएंगे ना रूस के साथ जाएंगे। नाटो मतलब ये किसका संगठन है? ये अमेरिका का संगठन है, यानी यूएसए का है। तो ये देश ने, जैसे ऑस्ट्रिया ने और भारत ने, ये सर्बिया ने, इन्होंने क्या कहा कि ना तो हम यूएस के साथ है ना ही रूस के साथ है। तो उसको बोलते तटस्थ रहे थे ये उस टाइम के, जब आंतरिक वॉर चल रहा था। स्वीडन का देखते, तो स्वीडन तो हमें अभी भी देखा कि स्वीडन तो इसका शामिल सदस्य है। और फिर कौन है? उत्तरी मैसिडोनिया भी क्या है इसका सदस्य। तो हमें पूछा क्या था कि ये कितने सदस्य देश है इसके नाटो के? तो इसमें से कितने सही हो गए? 1, 2 और 3, 4 देश है जो कि अभी इसके क्या है? सदस्य। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 में पूछा कि ये देश दे रखे हैं ना, तो इनमें से पूछा कि कौन सा देश है, इन पे विचार करना है। कौन कौन से दिए? ये इतने देश देके
पूछा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला में उपयुक्त में से कितने देशों में से होकर गुजरती है। बोला कि ये जो इतनी देश दे रखे उसमें से एंडीज पर्वत श्रृंखला किन किन देश से निकलती है। तो हम देखते हैं एंडीज पर्वतमाला है कहाँ पहले, तो क्योंकि एंडीज पर्वतमाला है वो कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर है ना। तो यहाँ पे एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे देश कौन कौन से हैं वो देखना है। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा दिया, बोलीविया। तो बोलीविया है वो कहाँ है, वो यहाँ ही कहीं है, तो इसलिए ये भी इसमें उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का है बोलीविया। दक्षिणी अमेरिका के अंदर बोलीविया, तो वो भी आएगा। फिर दिया ब्राजील, ब्राजील तो उत्तरी अमेरिका का, तो उसमें तो ब्राजील मतलब ब्राजील इसके अंदर आएगा दक्षिण अमेरिका का, लेकिन ब्राजील इससे होके नहीं गुजरेगा, एंडीज से होके, तो ये भी तो बाहर आ जाएगा। और क्या होगा दूसरा, कोलंबिया दिया ना, कोलंबिया आएगा क्योंकि ये उत्तरी भाग के अंदर रहता है, तो इसलिए ये तो आएगा। इक्वाडोर, इक्वाडोर भी आएगा क्योंकि इक्वाडोर तो इसमें इसके जस्ट बीच में से आता है। और फिर कौन है, प्रागवे, प्रागवे नहीं है क्योंकि ये एंडीज के किस साइड में पड़ जाएगा, जैसे एंडीज है तो ये प्रागवे इस साइड पूर्व की साइड में पड़ेगा। और फिर है वेनेजुएला, वेनेजुएला भी इसका क्या है, इसके अंदर से वेनेजुएला से होकर ही एंडीज पर्वत निकलेगा। तो अब कौन कौन से देश दिए जो जिससे क्या है एंडीज पर्वत निकलता है। सबसे पहले दिया बोलीविया, बोलीविया तो है, कोलंबिया है और वेनेजुएला और इक्वाडोर, ये 4 है, 1 2 3 और 4, ये 4 देश है जो कि इस किससे होके गुजरते हैं, इससे होके ये एंडीज पर्वत श्रृंखला गुजरती है। तो इसमें से कितना सही होगा, 4। कितने होके गुजरती है यही पूछा था, तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जलाशयों पर विचार करना, और इनमें से पूछा है कि भूमध्य रेखा इनमें से कितनों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा से ये कौन कौन सी ये जलाशय हैं उनसे गुजरती है ना। तो ये दिया कि पहले दिया है तांगानिया का झील है वो, और टांसले सैफ झील है और फोर्टास लेगून, ये 3 झीलों के नाम दिया। सबसे पहला देखते हैं कि तांगानिया का झील कहाँ पर है। तांगानिया का झील ये है वो अपन देखते हैं कि तंजानिया के अंदर पड़ती है ना, तंजानिया। तो तंजानिया ये कागो यहाँ पे पड़ती है तंजानिया के अंदर, तो इसलिए इसका नाम ही वैसे समझ में आ रहा है कि तांगानिया का झील, तो ये तंजानिया के अंदर पड़ती है। दूसरी बात है इसने पूछा था भूमध्य रेखा से, तो ये भूमध्य रेखा से होके नहीं गुजरेगी। दूसरा देखते हैं टानले सैफ झील, ये कहाँ पे पड़ेगी, ये कंबोडिया के अंदर पड़ेगी। कहाँ पे पड़ेगी, कंबोडिया के अंदर, कंबोडिया। तो ये भूमध्य रेखा से होके नहीं गुजरेगी क्योंकि ये भूमध्य रेखा के किस साइड में पड़ जाएगा, कंबोडिया उत्तर की साइड में पड़ेगा। ये जैसे भूमध्य रेखा है तो कंबोडिया उत्तर की साइड में पड़ेगा। और दूसरी बात है कंबोडिया से होके भी नहीं गुजरेगी। और ये पाटोस लेगून, पाटोस लेगून कहाँ पे है, ये ब्राजील के कहाँ पे, दक्षिण में है। पाटोस लेगून कहाँ है, ब्राजील के अंदर। तो यहां से भी नहीं गुजरेगी क्योंकि ब्राजील के दक्षिण में है ना ये, तो ब्राजील की जब दक्षिण में है तो भूमध्य रेखा से होके नहीं गुजरेगी। और इसने पूछा था कि भूमध्य रेखा से कितने गुजरते हैं, तो इनमें से आंसर क्या आएगा, डी, क्योंकि इसमें से एक भी नहीं है जो कि भूमध्य रेखा इनके जलाशयों से होके गुजरे, ऐसी कोई नहीं है। फिर आगे आया 24 नंबर क्वेश्चन। पूछा क्या है 24 में दिया कि 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला स्टेटमेंट दिया, भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि 2022-23 की बात कर रहा है, तो हल्दी भारत के अंदर बहुत ज्यादा होती है। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, भारत के अंदर। हल्दी उत्पादक भी भारत है और निर्यातक भी क्या है, भारत ही है, क्योंकि 75% के आसपास में हम हल्दी के भारत ही है विश्व का, तो इसलिए सबसे बड़ा कौन है, भारत। दूसरी बात है इसने पूछा कि भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हल्दी की हमारे यहाँ भारत के अंदर बहुत सारी किस्में। ये देखो कि जब उत्पादक ही ज्यादा है हमारे यहाँ पे, तो हल्दी की किस्में भी क्या होगी, बहुत ज्यादा ही होगी। अब 30 से अधिक है, कितनी है ये कोई जरूरी नहीं कि 30 से तो ज्यादा ही होगी, तो ये भी आंकड़ा जनरली है तो सही ही होगा। तीसरी बात बोली कि भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी के उत्पादक राज्य हैं।
तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि ये शीर्ष राज्य ही है जो अभी इन्होंने क्वेश्चन में दिया, क्योंकि महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, तमिलनाडु ये सब शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है और सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि कौन कौन से सही पूछा था, तो तीनों ही सही है। इसका आंसर आएगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन की घटना है के साक्ष्य बताने। स्टेटमेंट दे रखे पहला, दूसरा, तीसरा। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर बताना, इसका प्रयोग करके क्या बताना, सही उत्तर बताना। सबसे पहले को पढ़ते हैं। ब्राजील तट की प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती जुलती है। तो ये कह रहा है कि ब्राजील तट के प्राचीन शैलों की मेखला है। मेखला का मतलब है वो जो इसकी खांच बन रखी है ब्राजील वाला, ब्राजील के कौन से, ब्राजील तट के, उसका ही बोल रहा है पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों के मेखला से मिलती जुलती हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका की प्राचीन चट्टानें और यहाँ से क्या हुआ था, ब्राजील से एक दूसरे से दूर हुए थे। और फिर दूसरा, ये पहला सही हो गया। दूसरा देखते हैं, घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राजील, स्वर्ण निक्षेप है ना, सोने के निक्षेप, ब्राजील पठार से व्युत्पन्न होते हैं। जब ये दोनों महाद्वीप अलग अलग अगल बगल अवस्थित होते थे। तो बिल्कुल ये भी सही है कि वहाँ घाना अफ्रीका में पड़ता है, तो वहाँ सोना मिलता है ना। घाना कहाँ है, अफ्रीका के अंदर, तो वहाँ पे सोने की खदानें बहुत ज्यादा है। तो ये कह रहा है कि ये इसका स्रोत क्या है, जब ये दोनों अगल बगल यानी आसपास में अवस्थित हुआ करते थे, इसीलिए ब्राजील के पठार से भी ये व्युत्पन्न होते हैं, तो इसलिए ये भी सही है। तीसरा कहा कि ये ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। तो ये भी कथन तो क्या है, सही है, क्योंकि अफ्रीका और मेडागास्कर, भारत वगैरह सब ये पास पास में हुआ करते थे, तो इसलिए ये भी सही है। तो ये पूछा था सही कथन, तो हम ये क्या है, तीनों ही सही है। आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कहा कि वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। बोला क्या है कि वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा है वो विषुवतीय या ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा में कहां पर है, उष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। तो हम देखते हैं कि पहला कथन ये दिया था, दूसरा क्या दिया इन्होंने कि उष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवनें चलती है। मतलब कह रहा है कि उष्ण क्षेत्र है और शीतोष्ण क्षेत्र है, वहां पे क्या चलती है, शुष्क पवन कम चलती है। ये उल्टा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जस्ट अपोजिट दे रखा है, क्योंकि शुष्क पवनें यहाँ पे ज्यादा चलेगी ना। तो इसका मतलब है दूसरा कथन तो गलत ही लग रहा है, क्योंकि जस्ट यहाँ पे अधिक होना चाहिए ना, तो इसलिए ये दूसरा गलत होगा। जब दूसरा गलत होता है ना, तो पहले सही है या नहीं है हमें यहाँ से देखते हैं, क्योंकि एक जगह ही होता है कि दूसरा गलत होता है। यहाँ पे एक के दूसरा सही नहीं है, बाकी यहाँ दूसरा सही है, यहाँ पे भी दूसरा सही है और यहाँ पे भी दूसरा सही है। तो दूसरा गलत होता है तो आंसर डायरेक्टली सी ही जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन दिया है और दूसरा 2 कथन दे रखे, ठीक है। हम सबसे पहले दूसरे कथन को ही देखते हैं। अगर दूसरा गलत हो गया तो हम पहले की देखना ही नहीं है। जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा है, जनवरी माह की बात कर रहा है, महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। जनवरी के समय में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध, यानी गोलार्ध 2 है, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, तब जनवरी महीना यहाँ की बात कर रहा है। अब ये क्या है कि यहाँ पे जब महासागर है वहां पे इसकी हवा क्या है, वो गर्म ज्यादा होगी। भूखंडों की हवा की, उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों की ऊपरी हवा है वो अधिक गर्म होगी। ये बात सही है, क्योंकि जब जनवरी के टाइम में क्या होता है, यहाँ सर्दी का, जनवरी में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। तब क्या होगा, क्योंकि जब सूर्य से किरणें आती है, मान लो सूर्य से किरण आई, एक तो स्थल खंड पे पड़ेगी और महासागर पे पड़ेगी। जब स्थल खंड पे पड़ती है तो गर्म होके ये ठंडे भी जल्दी होते हैं, और महासागर है वो गर्म होके फिर वो गर्म ही रहते हैं, ठंडा बहुत धीरे होते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि ये जो भूखंडों के ऊपर है ना, ऊपरी हवा में से अधिक गर्म होती, कहाँ पर? महासागरों के ऊपर। तो महासागरों के ऊपर ज्यादा गर्म होगा और भूखंड यानी मतलब पृथ्वी, मतलब जहाँ जमीन है वहां पे, तो वहां की क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए ये ज्यादा होगा महासागरों के ऊपर। ये बात सही है। पहला कथन क्या बोला इन्होंने? जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से होकर गुजरती है, विषुवत वर्त की ओर मुड़ती है, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। इसको देखते हैं कि सर्दी में क्या होता है कि ये जनवरी का टाइम है तो सर्दी होती है। यहाँ पे सर्दी में मतलब क्या होता है कि जमीन होती है वो ठंडी होती है। दूसरा, इसलिए यहाँ पे तापमान कैसा होगा? तापमान पाने के लिए रेखा क्या करेगी? वो विषुवत रेखा यानी दक्षिण की ओर मुड़ेगी, है ना, क्योंकि ये विषुवत वर्त की बात कर रहा है तो ये दक्षिण की ओर मुड़ेगी। और महासागरों में क्या होता है? पानी गर्म होता है, इसलिए ये रेखा उस महासागरों में क्या उत्तर की ओर मुड़ेगी, क्योंकि होता ये कि यहाँ ठंडा जल्दी हो जाता है, भूखंड होते हैं वो जल्दी ठंडे होते हैं, तो इनका ये क्या होगा? ठंडी जल्दी होगा और ये गर्म ही रहते हैं। तो इसकी रेखाएं क्या होगी? समताप रेखाएं क्या होगी? उत्तर की ओर मुड़ जाएगी। तो ये रेखा ऐसे आएगा, ऐसे चलेगी, ऐसे ही चलेगी। तो ये भी इन्होंने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं होती है जो कि क्या भूखंडों से होकर गुजरती है, तो विषुवत वर्त की ओर मुड़ती है। विषुवत वर्त क्या होता है? भूमध्य रेखा, इसकी ओर मुड़ती है। और जबकि महासागरों से गुजरती है तो ये ध्रुवों की ओर मुड़ती है, तो ये ध्रुव की ओर मुड़ी है और ये विषुवत वर्त की ओर मुड़ी। तो इसका आंसर ये कथन भी तो सही है। तो इसका मतलब हुआ। दूसरा, ये स्टेटमेंट इसकी क्या व्याख्या भी कर रहा है क्या? तो देखते हैं कि अब दोनों सही तो हो गए, तो व्याख्या करता है कि नहीं करता। तो ये जनवरी में कह रहा है कि ऊपरी हवा है, कहां पर? महासागरों के ऊपर हवा है। इसको मैंने ज्यादा ही डार्क कर लिया ना, एक बार इसको वापस हटाता हूं, फिर से समझते हैं। देखो, ये पहला तो स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा भी सही होगा, लेकिन अब दूसरा व्याख्या करता है या नहीं करता, ये देखते हैं। दूसरा व्याख्या करता है या नहीं करता। महासागरों की बात कर रहा है और महासागरों के ऊपर हवा है, उत्तरी गोलार्ध में भूखंडों के ऊपर से हवा अधिक गर्म होती है। तो ये बात इसकी क्या करता है? व्याख्या करता है। तभी ये समताप रेखाएं ऐसे ऐसे चलेगी, तब ये बिल्कुल क्या करेगा? इसकी व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? जब व्याख्या भी सही करता है, पहला कथन दोनों ही सही है, और व्याख्या करता दूसरे कथन है वो पहले कथन की क्या करता है? व्याख्या करता है, इसलिए आंसर भी यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। 28 में दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है? पहला कथन दिया, दूसरा कथन और तीन कथन दिया। तो हमने जब 3 कथन आते हैं ना ऐसे, तब पहला कथन तो सही ही होता है, हम ये मानते हैं। तो अब दूसरा कथन पढ़ते हैं कि चौक सरंध्र होता है। चौक होती है वो क्या होती है? सरंध्र यानी पोर्स्ड होती है, अतः जल अवशोषित कर सकता है। तो बिल्कुल ये सही बात है ना, क्योंकि चौक होती है उसमें रंध्र, मतलब वो उसमें वो अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो जल को क्या अवशोषित करेगी ना, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, मृत्तिका बिल्कुल ही सरंध्र नहीं होती है। अब ये मृत्तिका क्या होता है? इंग्लिश देखते हैं इसका। 28 का इंग्लिश में क्या है? क्ले की बात कर रहा है ना। अब यहाँ देखो, आप हिंदी का और इंग्लिश को देखो। यहाँ क्ले कितना एकदम सिंपल वर्ड है कि हम क्ले समझ सकते हैं, लेकिन उसने क्या कहा है कि हिंदी में दिया मृत्तिका। मृत्तिका को क्या कोई स्टूडेंट क्या समझेगा? तो ये इसीलिए तो हिंदी का ऐसा होता है। तो इसको इंग्लिश में आपने देख लिया तो क्या होता है? क्ले की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि क्ले होती है वो बिल्कुल सरंध्र नहीं होती। उसकी कह रहा है कि क्ले होती है ना, उसके अंदर के बिल्कुल भी पोर्स नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि बिल्कुल भी पोर्स नहीं होते हैं। ऐसा थोड़ा होता है, क्ले में पोर्स होते हैं, मतलब बहुत बारीक होते हैं। तो ये तीसरा कथन गलत हो जाएगा। अब एक बात देखो कि अब हमें ये तो देख लिया कि पहला सही होता है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। हम व्याख्या देखनी है, व्याख्या करता है या नहीं करता। तो इसके लिए हम पहला कथन पढ़ना पड़ेगा कि शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चौक और चौक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका, इसको क्ले को बोल रहा है, क्ले एक नितांत अपारगम्य और न्यून पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। तो ये बिल्कुल सही भी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कथन 2 व 3 है ना, उनमें से ये यहाँ पे देखो कि ये दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। क्या दोनों कथन व्याख्या करते हैं? क्यों नहीं करते होंगे? क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तीसरा गलत ही हो गया तो व्याख्या तो क्या ही करेगा ना। रही बात ये दूसरा, देखो कथन 2 और 3 दोनों सही है,
तो दोनों सही है, ये भी तो गलत हो गया क्योंकि दोनों तो है ही नहीं, तीसरा सही है ही नहीं। और सी में क्या दिया इन्होंने, सी में दिया कि कथन 2 है वो कथन 3 में से केवल एक सही है। हाँ ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि कथन 2 और 3 में से एक सही है और कथन 1 की व्याख्या करता है, तो ये बिल्कुल कथन 1 की व्याख्या भी करता है और कथन कौन सा तीसरा गलत है, इसलिए ये कथन आंसर आएगा सी। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29 में दिया इन्होंने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया कि वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बिल्कुल बहुत नीचे होता है और वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। कितना टफ इंग्लिश हिंदी दे रखी होती है। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित, देखो पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। ये पाशित क्या होता है किसी को भी नहीं होता, वैसे इंग्लिश में इसने दे दिया था ट्रैप, है ना। तो आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन को, पहला स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो हमने देखा कि वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ, वायुमंडल अगर नहीं है उनके बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक बहुत नीचे होगा। अगर कह रहा है कि जो हमारे आज वायुमंडल है उसकी वजह से तो हमारा तापमान है वो नियंत्रित में, अगर नहीं होता तो क्या होता है, ये भूपृष्ठ पे सर्वत्र तापमान है वो हिमांक कितना नीचे चला जाता, बहुत नीचे, यानी बर्फ रहती। तो इसलिए ये सही बात है कि अगर वायुमंडल नहीं होगा तो इतनी हालात हो सकती है कि हिमांक से भी नीचे चला जाता। दूसरा स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि वायुमंडल के द्वारा अवशोषित या पोषित ट्रैप्ड की ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। ये वायुमंडल द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है ऊष्मा, वो हमारे ग्रह को क्या औसत तापमान को औसत बनाए रखने का काम भी करती है। अगर ये ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है तो हमारा तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए अब दूसरी बात है मतलब तापमान गिर जाएगा। तीसरा, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड है जैसे गैस से विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। ये भी बिल्कुल सही बात कह रहा है क्योंकि ये वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी क्या करती है, अवशोषित करती है विकिरणों को, तो वो हमारे तापमान को मेंटेन करने में भी काम योगदान देता है। तो ये तीनों कथन सही है। इसमें कौन सा सही होगा, तीनों कथन किसमें, सी में, तो ये आंसर सी आएगा इसका। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु का मतलब देसी पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास में होते हैं। तो ये बात सही है ना, क्योंकि ये जो ग्रामीण निर्धन है नहीं मतलब गरीब लोग, गरीबों के पास में, मतलब कि कह रहा है कि ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल ये एक मतलब योजना ला रखी है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके बारे में बात करें तो ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या बात है, क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता, न्यून यानी बहुत कम उत्पादकता वाले देसी पशु छोटे और सीमांत कृषकों के पास में और भूमिहीन श्रमिकों के पास ही होते हैं। तो ये बात सही है। दूसरी बात है कि इसे वैज्ञानिक रूप से और शाकल्यवादी रूप में देसी गो पशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। किसके लिए भी लाया गया, ये वैज्ञानिक रूप से शाकल्यवादी रूप में देसी गो पशु और भैंस के लिए उनका संरक्षण करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ही लाया गया। तो ये दोनों ही कथन क्या है, सही है। तो इसमें पूछा कौन सा सही पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट 31 में पहला क्वेश्चन दिया इन्होंने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन, तो ये पहला कथन तो सही होगा, हम मानते ही हैं, क्योंकि 3 कथन ज्यादा दे रखे होते तो पहला कथन क्या होता है, सही होता है। दूसरा और तीसरा हम पढ़ेंगे। दूसरे कथन को देखते, सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर सिलिका युक्त मृतिका मिलाई जाती है। ये मृतिका का मतलब क्ले, अभी हम पढ़ रहे थे ना, वो क्ले मिलाई जाती। तो ये बिल्कुल सही है कि जहाँ सीमेंट का निर्माण करना होता है तो वहाँ चूना पत्थर में क्या मिलाया जाता है, सिलिका युक्त क्ले मिलाई जाती। तो ये पहला, दूसरा तो सही होगा। तीसरा बोला सीमेंट निर्माण है तो क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर और चूना में बदल जाता है। ये भी सही बात है कि जो
मतलब क्लिंकर उत्पादन के दौरान में क्या होता है, चूना पत्थर होता है वो किस में बदल जाता है, चूना के अंदर। इसमें एक रिएक्शंस भी होती है, वो अपन साइंस केमिस्ट्री का स्टूडेंट अगर कोई होगा तो CaCO3 उसको ऐसे गर्म करने पर क्या हो जाएगा, गर्म किया तो उसमें से क्या निकलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये चूना है। तो इसलिए ये क्लिंकर उत्पादन को क्या कर, इनके क्लिंकर बनाने के दौरान में ये होता है कि चूना पत्थर होता है किसमें बदल जाता है, चूना के अंदर बदल जाता है। तो इसलिए ये हो जाता है। ये तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। अब हमें ये देखना है कि व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि पहला कथन क्या बोल रहा है। अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योगों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में लगभग उसके 5% से अधिक योगदान है। तो कथन तो सही है कि 5% से मतलब सीमेंट उत्पादन में योगदान ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये तो सही है। अब देखना ये है कि व्याख्या करता है या नहीं करता। पहले में क्या दिया, दोनों सही है, तो ये तो सही है। वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। क्या ये दोनों ही व्याख्या करते हैं? यहाँ देखो, यहाँ अब इसके मतलब क्ले मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मतलब इसका, है ना। तो ये इस दूसरी कथन की व्याख्या नहीं करता। दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो पहले की तो व्याख्या नहीं करता, पर हाँ तीसरा जरूर व्याख्या कर सकता है, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो व्याख्या कर रहा है, लेकिन दूसरा तो नहीं कर रहा ना। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि ये तो गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए होगा कि दोनों ही कथन है वो व्याख्या नहीं कर रहे। आगे दिया है कि 2 व 3 दोनों सही है, बिल्कुल सही है, किंतु उनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या करता है। इसका आंसर यही जाएगा, क्योंकि केवल एक व्याख्या करता है। कथन 3 है वो इसकी व्याख्या करता है, 2 व्याख्या नहीं करता है। दूसरा वाला है स्टेटमेंट वो इसकी व्याख्या नहीं करता है। दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो इसकी व्याख्या नहीं करता है। इसको मैं ऐसे लेता हूं कि इसकी व्याख्या ये नहीं करेगा, और पहले वाला व्याख्या तीसरे वाला व्याख्या करेगा। तो इसलिए तीसरे वाले व्याख्या में से इनमें से केवल एक व्याख्या करता है। एक तो कोई भी हो सकता है, तो तीसरा ही व्याख्या करता है, दूसरा व्याख्या नहीं करता। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, बी आएगा। नेक्स्ट 32 देखते हैं। 32 में इन्होंने दिया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 8वें संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 की बात कर रहा है। भारत ने जलवायु स्वास्थ्य विषय घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए। दूसरा, अच्छा ये तो 3 वाला स्टेटमेंट है तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे सही है। और क्यों नहीं किए हस्ताक्षर हम पढ़ेंगे अभी। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषय घोषणा एक बाध्यकर घोषणा है। ये बाध्यकर तो नहीं है ना, यहाँ से ये तो वैसे गलत होने की संभावना है। इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन यानी डीकार्बोनाइजेशन करना अधिदेशात्मक हो जाता है। तो मतलब ये दूसरा गलत होगा, क्योंकि एक बाध्यकारी नहीं है ना, एक स्वैच्छिक होता है। तीसरा देखते हैं कि यदि भारत के, अब देखो जब दूसरा गलत हो गया हो ना तो हमें स्टेटमेंट पे जाते हैं। स्टेटमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो दूसरा और तीसरा सही है, तो क्योंकि ये गलत है क्योंकि दूसरा तो गलत हो गया था, इसलिए हमें ये सही नहीं हो सकता। दोनों सही है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2 है नहीं सही। कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है, ये स्टेटमेंट हो सकता है क्योंकि दूसरा गलत है पहला सही है, तो एक सही हो गया। और न तो दूसरा सही है और न ही तीसरा सही है। अब ये हो सकता है, डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इसलिए हमें तीसरे वाला भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखते तीसरे वाले में क्या दिया कि यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन किया जाए, यदि भारतीय स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन यानी डीकार्बोनाइजेशन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है। तो ये बात सही है कि अगर मतलब हम अगर कार्बन उत्सर्जन को अगर कम करने की कोशिश एक साथ अभी करें तो हमारे स्वास्थ्य सेक्टर में जो बिजली का या संकट आ सकता है, इसलिए ये बात सही है। तो ये तीसरा कथन सही है। अब बात आई कि स्टेटमेंट देखो कि व्याख्या की तो बात ही नहीं होगी क्योंकि दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही है और एक सही है दोनों में से, और वह कथन एक की व्याख्या करता है। स्टेटमेंट आइए सी बचा जो आंसर में जाएगा। और डी तो वैसे ही गलत हो गया था, क्यों? क्योंकि ये सही है और ये गलत है। तो इसका आंसर तो मतलब इसने पूछा था कि दोनों सही है, तो न तो 2 सही है न 3 सही, मतलब ये कह रहा था कि न दूसरा न तीसरा दोनों ही सही नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। डी गलत हो के सी आंसर आएगा। 33 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब इसमें भी 3 कथन दे रखे, 3 कथन दिया तो पहला कथन तो हम सही मानते हैं, जनरली सही होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया, तीसरा हम देखते दोनों को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 में दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं। तो क्या क्या है कि दूसरे स्टेटमेंट सोर मतलब क्या या प्लेयर्स। अच्छा अब यार हिंदी को देखो, इसमें हिंदी कैसी दे रखी है यूपीएससी, इसको देखते हैं वापस, मैं एक बार फिर से देखता हूँ। प्लेयर्स और उससे संबद्ध किरीटी, ये किरीटी द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी। तीसरा स्टेटमेंट देखे, जैसे जैसे पृथ्वी पर ध्रुवीय हिम पिघलता है, जल की प्रकृति विश्ववृत्त की ओर जाने लगती है। अब ये हम देखते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, एक बार फिर से देखते हैं। प्लेयर्स हैं उससे संबंध किरीटी द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है। ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि ये दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि होता है कि ये खगोलीय परिघटना होती है, इसका पृथ्वी के घूर्णन से रिलेशन होता है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है उससे ये रिलेशन सीधा प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए ये बात सही है। तीसरा स्टेटमेंट में क्या दिया कि जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता जल प्रवृत्ति होती है वो विश्वतीय वर्त की ओर जाने लगती है, तो ये तीसरा भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी बर्फ पिघलने पर पानी होता है वो कहाँ पे चला जाता है, ये भूमध्य रेखा पे पानी चला जाता है, विश्वत वर्त की बात कर रहे हैं ना, वहां पे चला जाता है। और फिर उसका क्या होगा, मास डिस्टर्बेंस होगा, जिससे क्या होगा, घूर्णन पे प्रभाव तो पड़ेगा। तो ये तीसरा भी सही है। तो ये कह रहा था, पहला वैज्ञानिक अध्ययन सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है, किस किस वजह से, कि इनके फ्लेयर्स, और दूसरा ये कह रहा था कि हिम पिघलने से, ये दोनों से ही के प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों ही सही है और दोनों ही व्याख्या भी कर रहे हैं क्या। अगर ये व्याख्या की बात करें तो इनके बर्फ पिघलने से तो मास डिस्टर्ब होगा, लेकिन क्या इसके फ्लेयर्स के गिरने से इनकी यहाँ से तो थोड़ा मास डिस्टर्ब होगा पृथ्वी का, तो ये दूसरा वाला व्याख्या नहीं कर पाएगा ना। दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो पहले की व्याख्या नहीं करेगा, तीसरे वाला ही व्याख्या करेगा पहले की। तो इसलिए ये क्या होगा, इसका आंसर आएगा एक व्याख्या करेगा एक नहीं करेगा। तो उसमें देखते हैं कौन सा है सही, तो दोनों ही सही है। वे व्याख्या दोनों करते हैं तो दोनों नहीं करते हैं, और दोनों सही है, उनमें से केवल एक कथन व्याख्या करता है, तो ये आंसर आएगा बी, क्योंकि कथन एक ही है वो क्या करेगा, इसकी व्याख्या करेगा। दूसरा व्याख्या मतलब कौन सा नहीं करता, दूसरा नहीं करता है, तीसरा व्याख्या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 में दिया इन्होंने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन, ये भी 3 कथन दे रखे इसमें भी, तो पहला कथन तो सही होगा, फिर तीसरा कथन दे रखा है। तो पहले दूसरे कथन देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते पर अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांत को निर्दिष्ट करता है। तो ये बिल्कुल सही है कि इनका जो जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौता है उसका अनुच्छेद 6 है वो किस पे बात कर रहा है, कार्बन बाजारों के सिद्धांतों पर, तो ये दूसरा सही है। तीसरे की बात करें तो जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का समर्थन करना है। तो ये भी तीसरा भी बात सही है, क्योंकि गैर बाजारी की बात करता है, उसकी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, इसलिए अनुच्छेद 6 के बीच में ही बात लिख रखी है। तो ये दूसरा भी तीसरा भी सही है, और पहला तो सही होता ही है, तो मतलब कथन 3 तो सही, कथन तीनों ही सही है। अब इसका हुआ ये कि ये बात कर रहा है अनुच्छेद 6 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत सतत विकास जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चा के बारंबार आती है। तो ये दोनों ही सही है और दोनों ही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 6 इसमें भी बात कर रहा था कि कार्बन बाजारों के सिद्धांतों पर निष्ठ है, और ये कार्बन बाजार की बात करने वाला है पेरिस समझौता भी, तो इसमें भी वही पूरा के पूरे बात हो। तो ये दोनों क्या करेगी, इसकी व्याख्या भी करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि ये दोनों सही है और दोनों ही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में बोला कि एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान यानी नेचर सॉल्यूशंस वित्त हब प्रारंभ किया गया। इसके बारे में नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब की बात करनी है। तो आगे दिया इन्होंने कौन सा
इसमें डायरेक्ट आंसर ये है, वो कौन सा होगा इसका? एशियाई बैंक, एशियाई विश्व बैंक है ना, विकास बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। 35 का आंसर है एडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। 36 में दिया कि प्रत्यक्ष वात प्रग्रहण यानी डायरेक्ट एयर कैप्चर जो नई उभरती प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है। 3 कथन दिया है और सही पूछा है हमें ना, सही पूछा है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कार्बन पराच्छेदन की एक विधि के रूप में ये प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये सही बात है, क्योंकि ये डायरेक्ट एयर कैप्चर्स की बात कर रहे हैं, तो कि कार्बन प्रसाधन की विधि है उसके रूप में ये प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं, तो इसकी प्लास्टिक उत्पादन हेतु खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है, तो ये दूसरा भी सही है, इसके अंदर ही आएगा ये। तीसरा देखते हैं, विमानन में ये संश्लिष्ट न्यून कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है, ये तीसरा भी इसका तो सही लग रहा है। तो ये पूछा क्या, सही पूछा था इसका, तो इसमें तीनों सही है, तो क्या आंसर आएगा? सी। 37 देखते हैं, पिकॉक। 37 में देखा पिकॉक टेरंटुला के बारे में, ये एक पर्यावरण का क्वेश्चन है। इसमें पूछा 34 में क्वेश्चन दिया इन्होंने कि सबसे पहले तो बोला है कि गुंटी टेरेटुला की बात करी, ये एक सर्वभक्षी पुरुष कवची यानी क्रेस्टेशियाई है। तो ये क्रेस्टेशियाई तो नहीं है ना, तो क्रेस्टेशियाई नहीं है क्योंकि ये तो एक मकड़ी की बात है, ये एक मकड़ी है ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा कि क्रेस्टेशियाई तो नहीं है। क्रेस्टेशियाई का कोई एग्जांपल तो केकड़ा आ जाएगा। और फिर दूसरी बात है, इसने कहा कि प्रकृति आवास भारत में केवल कुछ वनों तक सीमित हैं। इसकी बात है कि भारत के ये कुछ वनों तक की बात कर रखा है ना, तो बिल्कुल सही होने की संभावना तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने प्राकृतिक आवास में ये एक वृक्षीय जाति है, तो ये बिल्कुल वृक्षीय जाति क्योंकि वृक्ष पे रहने वाली जाति है, तो इसलिए एक मकड़ी है ना, ये मकड़ी कहाँ पे रहती है? वृक्षों पे रहती है, तो इसलिए ये तीसरा भी सही है। पहला गलत है, 2 और 3 सही है। 2 और 3 किस में है? ये, तो इसका आंसर डी आएगा। सही पूछा था वैसे, तो सही आएगा इसका आंसर डी। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। 38 में इन्होंने दिया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति से कम है। दूसरा, ईंधन दहन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के आधार पर भारत एशियाई प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। ये तो सही है क्योंकि चाइना टॉप पे है, फर्स्ट पे है चाइना और सेकंड पे कौन है? भारत ही है, मतलब इंडिया। तो सेकंड सही, मतलब ये सेकंड पे ही पूछा कि भारत है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में कहाँ पे? दूसरे स्थान पे, तो दूसरा ये तो सही है। तीसरा, भारत में विद्युत ताप उत्पादक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये भी सही है क्योंकि विद्युत और ताप उत्पादक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से होता है? विद्युत के अंदर, यहीं से होता है, तो ये दूसरा सही है। पहले को देखते हैं, पहले में पूछा क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति कितना करता है? 0.5 टन। तो हमारी यहाँ पे इतना नहीं है क्योंकि 0.5 टन से तो हम ज्यादा ही उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि हमारा लगभग 2 के आसपास में समथिंग 2 टन के आसपास में हम उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि 1.9 है या 1.8 के आसपास में तो हम उत्सर्जन करते ही करते हैं। और औसत, जैसे कि अगर ये तो भारत की बात करें, औसत पूछा जाए विश्व का तो उस औसत है वो 4.7 या 4.6 के टन के आसपास में होता है, तो इसलिए हमारा होता है वो मतलब 0.5 टन नहीं है, इससे ज्यादा है, तो इसलिए दूसरा गलत, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो इसका आंसर आएगा 2 और 3। 2 या 3 किसमें है? इसमें सी, तो आंसर आएगा सी इसका। 39 देखते हैं। 39 में दिया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। पूछा है कि कसावा, ये पादप दिए और इसका वर्णन दिया। कसावा, अदरक, मालाबार पालक और पुदीना और पपीता, ये दे रखे हैं।
इसके बारे में पूछा है कि इसका वर्णन क्या है। तो कसावा है वो क्या काष्ठीय झाड़ी है, इसकी बात कर रही है, इससे मिलान करना है। तो काष्ठीय झाड़ी कसावा है या नहीं, तो बिल्कुल कसावा है वो काष्ठीय झाड़ी है, क्योंकि ये वुडी सर्व से होते हैं ना, सर्व से होते हैं। और अदरक की बात करें तो क्योंकि ये आभासी तनायुक्त शाक है, तो ये भी बात सही होगी। दूसरी मालाबार पालक शाकीय आरोही लत्ता, तो ये बिल्कुल भी सही है। पुदीना है वार्षिक झाड़ी दिया है इसने, तो ये वार्षिक झाड़ी ना होके क्या है, ये शाक है। ये क्या है, शाक ही है, तो इसलिए ये गलत है। पपीते की बात करिए तो इसने क्या दिया, काष्ठीय झाड़ी, तो पपीता काष्ठीय झाड़ी ना होके क्या है, ये विशाल शाक है। ये भी क्या है, विशाल शाक, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो गलत कौन सा है, सही कौन सा है, पूछा क्या सही का है गलत है, ऑप्शन में देखते हैं। सही पूछा है, तो सही कितने, 3 सही है, 1 2 3 सही है और 2 गलत है, 3 सही, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहला कथन दिया इन्होंने, 3 कथन दे रखे। वर्षावन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करता है। कौन करता है, वर्षावन की बात करी, महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में, मतलब ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करता है। कौन, महासागरों से वर्षावन ज्यादा करता है, ये बता रहा। तो ये वर्षावन ज्यादा नहीं करके कम करता है, महासागर ऑक्सीजन का उत्पादन तो ज्यादा करते हैं, ये उल्टा लिखा है इसने। समुद्री पादप प्लवक है और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% से ज्यादा उत्पादित करते हैं। ये बात सही है, क्योंकि समुद्री पादप प्लवक है फाइटोप्लैंक्टन्स, वो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु द्वारा क्या करते हैं, विश्व में ऑक्सीजन का 50% से भी अधिक उत्पादन करते हैं। ये बात सही है, तभी तो ये महासागरों के अंदर जल मतलब ऑक्सीजन का उत्पादन ज्यादा होता है। वर्षावन यानी अमेजोन जंगल है, उनमें इतनी ऑक्सीजन उत्पादित नहीं होगी जितनी महासागरों में होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन वहीं होते हैं, इसलिए फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो ऑक्सीजन का उत्पादन ज्यादा करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन होती है की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल यानी मतलब भूमि पे जो जल है ना, में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है, कि जो जमीन पे जल है उसकी तुलना में वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन है उसकी तुलना में ज्यादा है। तो ये गलत बात कर रही है, क्योंकि हवा में होती है, वो हवा में गलत हो, मतलब ये इसने क्या कहा है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा जल में ना होके कहाँ पे होती है, हवा में, तो ये इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत हो जाएगा, और पहला गलत है, तीसरा गलत है। आंसर क्या आएगा, सही पूछा है तो सही तो केवल 2 ही सही है, आंसर बी ही आएगा इसका। अगर हम ऑक्सीजन की इसकी सांद्रता के आधार पर एक बार देख लें तो थोड़ा सा एक बार इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं। इसकी सांद्रता होती है वो 21% के समथिंग होती है, किसकी, ऑक्सीजन की, कहाँ पर, वायुमंडल में, हवा में। और जहां पे अगर पानी में बात करें, ये पानी की बात है, तो इसमें तो लगभग 0.01% के आसपास में इसकी सांद्रता होती। तो आप देखो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किस में, हवा में, इसलिए हम कहेंगे कि जल के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन है वो कम है और ये ज्यादा है। तो इसने जस्ट उल्टा दिया था, इसलिए हमने इसको गलत किया। तो ये आज तो हम 40 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे, बाकी का जो बचा है वो कल देखते हैं।